कि मान लेते हैं आपके पास ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसकी थिकनेस लेट से दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। यहां पे आपके पास एक कनकेव मिरर है, और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि पोल से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपको दे रखा है मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की लोकेशन आपको बतानी है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? प्रॉब्लम क्लियर है या ना? हाँ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन ही है। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यूं समझ लीजिए कि आपको कोई भी ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फॉलो द लाइट रे। लाइट रे क्या क्या कर रही है वो उसी चीज के फॉर्मूले लगाते जाइए, यू विल ऑटोमेटिकली रीच योर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी लाइट रे क्या कर रही है देखेंगे। लाइट रे ऑब्जेक्ट से आई, स्लैब को पार की। इवेंट वन क्या है? इवेंट वन क्या, देखिए ऐसे लिखना नहीं होता है, इवेंट वन और ऐसा करके लिखना नहीं होता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। तो इवेंट वन क्या है बेटा? इवेंट वन है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। अब मुझे पता है स्लैब में दो रिफ्रैक्शन होते हैं। कितने रिफ्रैक्शन होते हैं? दो रिफ्रैक्शन होते हैं, है ना। दोनों सरफेस पे एक रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन मैं पूरा पूरा स्लैब का फॉर्मूला जानता हूं। क्या है फॉर्मूला? स्लैब में यू और वी में क्या फर्क पड़ता है? जवाब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उस जो अपरेंट पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है। कितनी शिफ्ट होती है? अपरेंट शिफ्ट कितना होता है? तो अपरेंट शिफ्ट होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? टी इंटू 1 - 1/μ। अच्छा, ग्लास बोला था, म्यू नहीं दिया था, म्यू आपका 2/3 है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सॉरी 2/3 नहीं, 3/2 है, ठीक है। तो अपरेंट शिफ्ट कितना होता है? टी इंटू 1 - 1/μ। किस डायरेक्शन में होता है ये शिफ्ट, ये कोई बताएगा मेरे को? ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज स्लैब बनाएगा वो ऑब्जेक्ट से राइट की तरफ होगी या लेफ्ट की तरफ होगी? राइट की तरफ होगी। किधर शिफ्ट होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो दिस शिफ्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1/μ इज 2/3। सो दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ तो आपका जो I1 बना वो यहां बना। I1 किसने बनाया है? स्लैब ने बनाया है। स्लैब के दो रिफ्रैक्शन के बाद I1 बना है। ये I1 कहां बना है? तो डिस्टेंस D1 मान लेता हूं, ये डिस्टेंस D आगे है, ये D है, ठीक है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ, I1 यहां बना। अब इस I1 की इमेज कौन बनाएगा? ये मिरर बनाएगा। सो इवेंट 2 क्या है आपका? इवेंट 2 है रिफ्लेक्शन एट कनकेव मिरर, ठीक है। नाउ कनकेव मिरर के लिए दिस I1 इज ऑब्जेक्ट, I1 इज इमेज फॉर द स्लैब एंड ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, ठीक है बेटा। सो
इस I1 के लिए मैं कह सकता हूं, कनकेव मिरर के लिए मैं कह सकता हूं कि U कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 10 सेंटीमीटर है D, ये पूरा 70 था, तो ये I1 से पोल तक का डिस्टेंस कितना बचा, 60 सेंटीमीटर बचा, हाँ या ना, बचा कि नहीं? हाँ सर। तो U कितना है, हाँ सर। -60 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है, तो बेटा फोकल लेंथ कितना होगा बताएगा कोई, -20 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर है। फिर आप V निकालोगे, इसको मैं V2 कह दे रहा हूं क्योंकि सेकंड इमेज बनेगी बाय मिरर, ठीक है। सो V2 में निकाल लेता हूं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f। सो आई विल गेट 1/v + 1/u = 1/f, एंड फ्रॉम दिस जब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो आई विल गेट v = -30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहां बनेगी, इस मिरर से 30 सेंटीमीटर सामने। ये बन गया आपका I2, यहां से कितना डिस्टेंस है इसका, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइनल इमेज बन गई क्या, नहीं बनी, क्या हुआ, रे यहां से आई, मिरर, रे यहां से आई, इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके यहां I2 पे मीट करी, राइट। इसके बाद ये रे वापस से तो स्लैब से पास होगी ना, तो इवेंट 3 क्या होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब अगेन, ठीक है। इवेंट 3 इज अगेन रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। जब स्लैब के सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो फिर से शिफ्टिंग होगी। अपेरेंट शिफ्ट कितना है, स्लैब तो वही है, उसका म्यू भी उतना ही है, तो अपेरेंट शिफ्ट हो जाएगा D = फिर से 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर फाइनल इमेज कहां बनेगी, एट, क्या हो जाएगा बताएगा कोई मुझे, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। कोई दिक्कत, इन फ्रंट ऑफ इट, कैसे, 30 सेंटीमीटर तो पहले ही था, 10 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर जाएगा बाय दिस स्लैब, तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, जब लाइट लेफ्ट से राइट आई थी तो शिफ्ट राइट की तरफ हुआ, जब लाइट राइट से लेफ्ट जाएगी तो शिफ्ट लेफ्ट की तरफ होगा। यहां पे इमेज बनेगी आपकी I3, दिस विल बी योर फाइनल इमेज। I3 कहां बनेगा, I3 विल बी एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इन फ्रंट ऑफ इट। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। तो कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, एकदम बेसिक है, हाँ या ना। बस रे फॉलो करते जाओ, रे के साथ जो जो हो वो वाले फॉर्मूले लगाते जाओ, ठीक है। सर I2 में भी 2 बार रेज मीट कर रहा है। क्या, सर I2 में भी 2 बार तो रेज मीट कर रहा है। I2 सर में, इमेज 2, हाँ, सर उधर भी तो रेज मीट कर रहा है, बट वहां पे भी एक इमेज का फॉर्म होना चाहिए। तो I2 पे इमेज बनी तो सही, पहली इमेज I1 बनी, फिर दूसरी I2 बनी, फिर तीसरी I3 बनी। लाइट आई, पहले स्लैब से रिफ्रैक्ट हुई, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर स्लैब से रिफ्रैक्ट हुई, 3 इवेंट हुए, 3 इमेज बनी। हाँ सर। I1, I1 की I2 और I2 की I3, I3 इज द फाइनल इमेज। क्या हुआ, हाँ सर। ठीक है। ये I3 कैसी इमेज है, रियल की वर्चुअल,
वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि फाइनल रिफ्रैक्टेड रे यहां से और यहां से डाइवर्जिंग है। वैसे भी रिफ्रैक्टेड रे स्लैब के लेफ्ट में है और इमेज उसके उल्टी तरफ है ना। आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती थी अगर सही से डायमेंशन मैंने बना के दिए होते। सिर्फ मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं कर रहा तो फिजिकली भी देख रहे होते तो पर एक सिंपल सी प्रॉब्लम कई बार लोग फेस करते हैं। बोलते हैं कि सर क्वेश्चन आया कि सर ऑब्जेक्ट जो है ना सर वो ऐसे है, मतलब इंसिडेंट रे एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ऑब्जेक्ट जो है ना सर वो यहां पर है, ठीक है। ये थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बताना है कि फाइनल इमेज मतलब स्लैब की वजह से कहां बनेगी, स्लैब इसकी इमेज कहां पे बनाएगा। तो क्या करोगे, लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होकर इधर गई, यहां से रिफ्रैक्ट होकर फिर से इधर गई। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है। एंड दिस विल बी योर इमेज। ये इमेज कैसी है, रियल है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। इस केस में भी ये जो शिफ्ट हुआ है ना डी, दिस डी इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। फर्क नहीं पड़ता, स्लैब बहुत ज्यादा लल्लू चीज है। स्लैब में सिर्फ क्या करना होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। यू प्लस क्यों? क्योंकि हमेशा शिफ्ट जो है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन इसमें आप ये फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि इसमें कंफ्यूज होगा सर वी किसको ले, यू किसको ले। अपेरेंट शिफ्ट का ही फॉर्मूला लगाओ, बेटर है। ठीक है, मतलब कहां से ले सर मेजर, डिस्टेंस यहां से मेजर करें कि यहां से मेजर करें, समझ रहे हो? ये तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये फॉर्मूला कभी पढ़ाया भी नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बात कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा ही चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, यहां पे ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट मेरा स्लैब के अंदर था तब भी वही शिफ्ट आया। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से यहां पे रखा हो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। उस केस में भी क्या होगा, लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाके मीट करेगी यहां पे, एंड दिस विल बी योर इमेज। ये जो शिफ्ट है, दिस शिफ्ट d इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ। ठीक है, हमेशा ही शिफ्ट जो है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो रहा है। डजंट मैटर ऑब्जेक्ट रियल है, वर्चुअल है, लेंस के सॉरी स्लैब के लेफ्ट में रखा है, राइट में रखा है, कहां रखा है मतलब नहीं है, जिधर रे जा रही है उधर शिफ्ट कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, ओके। तो अगला पार्ट हमारा देखो इसी का थोड़ा एक और एडवांस क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं, परेशान मत होना। मतलब क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो। बोल रहा है कि ये मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल शेप का वेसल है, ठीक है। इसकी वॉल्स सिलेंड्रिकल वेसल है, समझ में आया? और इसका जो बॉटम है ना वो इस तरीके से स्फेरिकल बॉटम है, ठीक। अब इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है जिसका आपको म्यू दे रखा है 4/3, ठीक है। कोई दिक्कत? एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है बेटा। क्या हुआ? हाँ सर। ये डिस्टेंस है आपका 30 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, and you need to find
फाइनल इमेज की कहां बनी है, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज है। अगर इस बॉटम सरफेस का रेडियस आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो समझ में आया? अच्छा, ये बॉटम सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसमें अब देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या देखना है, फॉलो द लाइट रे, लाइट क्या क्या कर रही है, पहले दिमाग में पिक्चर बनाओ कि मैं पहले ये स्टेप करूंगा, फिर ये स्टेप करूंगा, फिर ये स्टेप करूंगा। क्या है, मुझे पता है लाइट जो है पहले एयर में जाएगा, एयर से वाटर में जाएगा, तो इवेंट वन क्या होगा, रिफ्रैक्शन एट एयर वाटर इंटरफेस। ठीक है, उससे इमेज बनती है ना, एक रिफ्रैक्शन से प्लेन सरफेस जो इमेज बनाता है उसका फॉर्मूला है ना हमारे पास। क्या फॉर्मूला था, μ2/v इज इक्वल टू μ1/u, याद है? Yes, ठीक है, sir. उसके बाद रे जाएगी पानी के अंदर ही जाकर इस मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी। तो मिरर पानी के अंदर कैसा बिहेव करेगा, कुछ चेंज आएगा क्या मिरर के बिहेवियर में पानी के अंदर? नहीं सर। कोई चेंज नहीं आएगा, अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। रेडियस दे रखा है तो फोकल लेंथ पता ही होगा, है ना? कोई दिक्कत? दो चीजें आती है अपन को। तीसरा काम क्या करना होगा, इसके बाद लाइट रे ऊपर जाएगी, फिर से यहां रिफ्रैक्शन होगा, इस बार वाटर एयर इंटरफेस पे होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइनल इमेज मिल जाएगी। मतलब लाइट रे ऐसे आई, बेंड्स, रिफ्लेक्ट्स, बेंड्स। समझ में आया? तो हमारा एक इवेंट यहां, एक इवेंट यहां और एक इवेंट यहां, 3 इवेंट है ना? हाँ है ना? इस बार स्लैब नहीं है, प्लेन सरफेस है, बट क्वेश्चन वही है जो पिछली बार था। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। ओके, देखो डेटा मैंने अपने मन से बनाया, डेटा हो सकता है कुछ ऊट पटांग हो जाए, मतलब उतना ध्यान भी नहीं दिया मैंने। तो इवेंट वन देखते हैं पहले। इवेंट वन क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन एट एयर वाटर इंटरफेस, है ना? फर्स्ट रिफ्रैक्शन इवेंट वन ये वाला हो रहा है। इस इवेंट के लिए मैं क्या बोलूंगा, लाइट कहां से जा रही है पानी में, एयर से जा रही है, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि μ1 इज इक्वल टू 1 और μ2 इज इक्वल टू 4/3, बोल सकता हूं कि नहीं? हाँ सर। u कितना है, या u1 बोल देता हूं उसको, फर्स्ट इवेंट है। u1 कितना है ये बताओ? -30। -30 सेंटीमीटर। क्यों? इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो u1 कितना है, -30 सेंटीमीटर। v1 मैं निकाल लेता हूं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू μ2/μ1 इंटू u, दैट इज इक्वल टू μ2 कितना है 4/3, μ1 है 1, तो 4/3 टाइम्स u इज -30, दैट इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं अरे सर। बर्ड फिश प्रॉब्लम ही तो चल रहा है, बर्ड की इमेज बन रही है, हाँ है ना? तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी यहां पर, दिस इज योर I1 such that this distance is 40 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा प्लेन से इस कनकेव मिरर पे। तो इवेंट टू है आपका
रिफ्लेक्शन ऑन कनकेव मिरर, मतलब जो बॉटम पे जो मिरर बना हुआ उसका। इसके लिए कोई मुझे बताएगा U कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर है ना। ये 40 था, ये 6 सॉरी ये 40 है, ये 20 है, टोटल कितना हो गया 60। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -60 सेंटीमीटर। ये आपका U2 है। फोकल लेंथ कितना है? -20 सेंटीमीटर है कि नहीं है? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 इसलिए फोकल लेंथ 20 होगा, लेकिन कनकेव मिरर इसलिए -20, तो फोकल लेंथ आ गया -20। मैं V2 निकाल लेता हूं, तो मैंने फॉर्मूला लगाया कौन सा? 1/v + 1/u is equal to 1/f. This implies 1/v2 is equal to 1/-20 plus 1/-1/20 लिखेगा plus 1/60, that is equal to कितना आया? -2/60. This implies v2 is equal to -30 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ सर। ओके, तो V2 आ गया -30 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इमेज बनी है, ये इमेज जो है वो यहां नहीं है, क्योंकि ये तो 20 सेंटीमीटर था। इमेज I2 यहां बनी है ना बेटा? दिस इज योर I2 सच दैट यहां से लेकर I2 तक का डिस्टेंस कितना है? कितना है? 30 है, तो ये हाइट कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। इसीलिए रे डायग्राम पहले नहीं बनाते ये वाला, ये भी सिखा दो, ठीक है? ये वाला रे डायग्राम जो दूसरी रे थी वो पहले नहीं बनाते। मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि ये 3 इवेंट्स हो रहे हैं। मैंने पहले क्या बनाया था? सिर्फ सेंटर वाली लाइन बनाई थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रही थी, ठीक है? असली में क्या होगा? ये लाइट रे यहां नहीं जाएगी, ये लाइट रे कहां जाएगी? रिफ्लेक्ट होके ये I2 की तरफ आ रही है। अच्छा, आपको मुझे बताएगा ये I2 रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? ये I2 यहां नहीं बना है, यहां बना है। ये I2 रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? कोई बताएगा मेरे को? वर्चुअल है। ध्यान दीजिए, I2 आपका रियल है। क्यों रियल है? बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, है ना? इमेज जो बनी है वो मिरर के सामने बनी है। फिर भी वहां पे स्क्रीन रखने पर आपको इमेज मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बीच में एक और रिफ्रैक्शन हो जाता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? इसीलिए जो बेसिक आपका जो डेफिनेशन है वो आपका कभी ये नहीं हो सकता, स्क्रीन वाला नहीं हो सकता। क्या होता है वो? रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है तो रियल है, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग है तो वर्चुअल। ठीक है बेटा? तो I2 क्या है? रियल इमेज। लेकिन इस सरफेस के लिए जहां पे रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए I2 क्या है? बताइए। जहां पे रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए I2 क्या है? बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन अब इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है तो कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है? I2 क्या है यहां पे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिए इन चीजों का भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं ऐसी थोड़ा ना शुरुआत से रो रहा हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज का कुछ कारणों को तभी ना बोल रहा हूँ। तो I2 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो
अब इसके लिए u कितना होगा, कितना होगा u, बोलो। -10. -10 नहीं होगा बेटा, +10 होगा, बिकॉज इंसिडेंट रे जिधर जा रही है उधर ही रखा है ना ऑब्जेक्ट, आया ना। हाँ हाँ सर. ठीक है, सो u कितना है, +10। μ1 कितना है, 4/3। μ2 कितना है, 1। अब क्या लिखेंगे, आपको v निकालना है। आप बोलोगे μ2 by v is equal to μ1 by u, this implies μ2 है 1, 1 by v is equal to μ1 है 4/3, तो 4/3 into u है 10, this implies v is equal to 7.5 centimeter. So final image is 7.5 centimeter above the water surface, या फिर 27.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ये जो दो क्वेश्चंस कराए ना, ये दो क्वेश्चंस अगर आपके क्लियर रहेंगे तो 90% क्वेश्चंस में आपको ऑप्टिक्स में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप बस वेलोसिटी वगैरह में फंस सकते हो, अदरवाइज कहीं नहीं फंसोगे। अब अनटिल अनलेस कोई नया क्वेश्चन बना दिया जाए, जो कि आईआईटी कर चुका है कारनामे ऐसे भी 3-4 साल पहले, एकदम ही ऐसा क्वेश्चन बना दिया था ऑप्टिक्स में कि करके दिखाओ, बट अदरवाइज क्वेश्चंस आपसे कभी छूटेंगे नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, चलो दो चीजें तो हो गई। एक चीज तो हो गई अपनी जो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग आपका जो था ग्लास स्लैब, वो तो हो गया। अगला हमारा टॉपिक है थिक मिरर। थिक मिरर, देखो थिक मिरर में करने को तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या है देखिए, थिक मिरर आपका कुछ ऐसा होता है, स्लैब है, स्लैब को एक तरफ हम लोगों ने सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया एक दूसरी तरफ। ठीक है, समझ में आया? ये थिकनेस लेट से आपका टी है। अब इसके सामने मैंने एक लेट से ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? एक मिनट में। ऑब्जेक्ट है और उसके सामने स्लैब हमने ऐसे रख दिया। तो देखिए, अब मैं कुछ रेज बनाने जा रहा हूं। एक लाइट रे तो ऐसी होगी जो सीधे नॉर्मली आएगी, रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो मैंने उस रे को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट भी कर दिया है।
इस तरीके से, ठीक है। ये लाइट रे नॉर्मल के लॉन्ग आई और नॉर्मल के लॉन्ग ही चली भी गई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार ऐसा किया इसने। ये लाइट रे, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पड़ती है, जब एयर से ग्लास के सरफेस पे जाती है, तो हमने पढ़ा है कि लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन सिर्फ रिफ्रैक्ट होती है ऐसा नहीं है। क्या होगा, मान लीजिए आपने 100 जूल एनर्जी लाइट की इंसिडेंट कराई है, तो 95 जूल, या हो सकता है बहुत अच्छा ग्लास है तो 99 जूल आर पर निकल जाएगा, लेकिन 1 जूल रिफ्लेक्ट भी होगा। 99 जूल आपका रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बट 1 जूल रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मैं नॉर्मल डायरेक्शन ले रहा हूं, इसमें जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रिफ्रैक्ट हो सब इसी स्ट्रेट लाइन में रहेगी, इसलिए मैं इस नॉर्मल डायरेक्शन की रे में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। किसी और रे में हम लोग देखते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा होगा। ये लाइट रे ऐसे आगे इंसिडेंट हुई है ना, कुछ एंगल पर। तो क्या होगा, जब ये यहां पर इंसिडेंट होगी तो इसमें से कुछ रे रिफ्रैक्ट करेगी। मान लेते हैं कि आपका 95 जूल 100 में से 95% लाइट रे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी ऐसे, ठीक है बेटा। मान लेते 95 जूल आगे गया, 5 जूल रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब 5 जूल यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, 5 जूल यहां से भी रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ठीक है। उसके बारे में मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा। वो 5 जूल सॉरी रिफ्लेक्ट हुआ होगा, मैं उस 5 जूल जो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ उसके साथ में इसका इंटरसेक्शन कराऊंगा, तो मुझे इमेज की लोकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। लेट्स से ये वाली डिस्टेंस आपकी x है, तो यहां पर आपकी एक फर्स्ट इमेज बनेगी जो इसके द्वारा बनेगी। दिस विल फॉर्म योर फर्स्ट इमेज, जिसको मैं I1 कह दे रहा हूं। पहला जो रिफ्लेक्शन हुआ उससे इमेज बनी, दैट इमेज विल बी somewhere here, this is your I1। देखिए रिफ्रैक्शन से भी इमेज बन रही होगी, पर मैं रिफ्रैक्शन की इमेजेस में इंटरेस्टेड नहीं। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर इस जब यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे भी तो आपस में इमेज बनाएगी ना। बिल्कुल बनाएगी बेटा, ऑब्जेक्ट के ऊपर बनेगी वो इमेज, पर मैं उस इमेज में इंटरेस्टेड नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन से बनने वाली इमेजेस में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। उसके लिए अगर हम देखें, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग, ध्यान दीजिएगा, इसके करेस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज बनेगी उसको मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये मेरा स्मॉल I1 है, ठीक है। इस स्मॉल I1 की इमेज हमारा ये रिफ्लेक्शन बनाएगा। जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये सरफेस पे क्या हो रहा है सोचिए, जो 95 जूल एनर्जी इस पे आके गिरी है उसमें से लेट्स से 5 जूल इसने अब्सॉर्ब कर ली और 90 जूल को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां से 90 जूल में से 4.5 जूल वापस रिफ्लेक्ट हो गया, और बचा हुआ, या 5 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, बचा हुआ जो एनर्जी था 85 जूल्स वो रिफ्रैक्ट होके ऐसे निकल गया, ठीक है। समझ में आई बात है ना? कोई दिक्कत है इसमें? अब इन इमेज की, ये जो इमेज बनाएगी ना, इसको मैं I2 कहूंगा, क्योंकि अगर मैं मिरर के सामने से देख रहा हूं तो मेरे को I1 दिखेगा और I2 दिखेगा, कैपिटल I1 दिखेगा, कैपिटल I2 दिखेगा। मुझे ये वाली इमेज जो इस रिफ्लेक्शन से बनी है,
ये नजर नहीं आएगी। जो नजर नहीं आएगी मैं उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज योर स्मॉल I2। ठीक है, ये बेसिकली इस रे का इंटरसेक्शन रिफ्लेक्शन, बेसिकली ये वाला जो रिफ्लेक्शन हुआ ना, इससे जो इमेज बनेगी वो भी मुझे नजर नहीं आएगी, मुझे ये रिफ्रैक्शन वाली इमेज नजर आएगी। ठीक है, सो मैं इस कैपिटल I2 के लोकेशन में इंटरेस्टेड हूं, जो कहां होगी, जो होगी कुछ इस जगह पर। ठीक है, दिस इज योर I2। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, इसकी लोकेशन कहां है ये जानने में मैं इंटरेस्टेड हूं। उसके लिए मुझे पहले I2 की लोकेशन निकालनी पड़ेगी। I2 की लोकेशन कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, ये स्मॉल I1 क्या था, ये स्मॉल I1 यहां से μx डिस्टेंस पर होगा, तो यहां से t प्लस μx डिस्टेंस पर होगा। समझ में आया ये वाला पार्ट, t प्लस μx। इस सरफेस से, ये जो ऊपर वाला सरफेस था, यहां से ये I1, ये जो ऑब्जेक्ट की पहली इमेज बनी है रिफ्रैक्शन की वजह से, वो कितने डिस्टेंस पर होगा, μx पे होगा, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रहा है रे, इसलिए डिस्टेंस बढ़ जाएगा, μx हो जाएगा। वही चिड़िया की इमेज बन रही है जो फिश देख रही है। ठीक है, ये μx है, तो यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से डिस्टेंस कितना है, t प्लस μx, है ना। सो दिस इज t प्लस μx, क्योंकि इसी स्मॉल I1 की इमेज स्मॉल I2 है। अब ये जो t प्लस μx है, ये डिस्टेंस स्मॉल I2, यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, t प्लस μx प्लस t इस सरफेस से जहां पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहां से I2 बनेगा, कैपिटल I2। तो जो इसकी वजह से ये जो I2 बनेगा कहां बनेगा, दिस अपॉन म्यू अपेरेंट डेप्थ दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 म्यू टी, यहां से। ठीक है, समझ में आई बात। पहली इमेज कहां बनी, यहां से x पे बनी, दूसरी इमेज x प्लस 2 म्यू टी पे, तीसरी इमेज I3 बनेगी x प्लस 3 म्यू टी पे, nth इमेज कहां बनेगी, तो ओके, फर्स्ट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस 1 बोल रहा हूं इसको, सरफेस 1 अगर देखूं तो फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस कितनी है, x है। सेकंड इमेज की कहां है, क्या है डिस्टेंस, x प्लस 2 म्यू टी। सिमिलरली फिर से एक लाइट रे इधर आएगी, रिफ्लेक्ट होके, मतलब यहां जो क्या हुआ था 100 जूल, यहां गया 95, यहां 90, यहां 85, 5 वापस यहां से रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर से ऐसे ही निकलेगा, फिर से कुछ रिफ्लेक्ट होगा, फिर से ऐसे ही निकलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे ही nth इमेज जो होगी वो कहां बनेगी, x प्लस 2n म्यू टी डिस्टेंस पर। ठीक है, इसको याद रख लो। ब्राइटेस्ट कौन सा होगा, देखो ये 5 जूल से बना, ये 85 जूल से बना, ये 5 जूल के भी फ्रैक्शन से बनेगा। सो ब्राइटेस्ट इमेज कौन सी है, सेकंड इमेज, दिस इज द ब्राइटेस्ट, दिस इज द इमेज दैट वी सी इन आवर मिरर। ठीक है, कौन सी इमेज देखते हैं हम लोग मिरर में, सेकंड इमेज देखते हैं, बिकॉज सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज। ठीक है बेटा, सर वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट कैसे, एक बार फिर से बोल दीजिए। क्योंकि समझिए यहां से आया 100 जूल, आया कि नहीं, है ना। 100 जूल में से यहां गया सिर्फ 5 जूल, तो ये 5 जूल की एनर्जी है, 5 जूल एनर्जी से बनी इमेज I1। फिर 95 इधर गया, जिसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गया, 90 रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, 90 रिफ्लेक्ट हुआ, उसमें से यहां से फिर से 5 रिफ्लेक्ट हुआ, 85 बाहर निकला, तो 100 में से 85 जूल तो यहीं पर है ना। समझ में आई बात, यही सबसे ब्राइटेस्ट होगी, बाकी सब इससे हल्की होंगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और हल्की होती जाएंगी। ब्राइटेस्ट इमेज इज द सेकंड इमेज, ये ध्यान रखना, ये याद रखना रट्टा मार के। और ध्यान दीजिए मैं कौन सी इमेजेस को इमेज मान रहा हूं, वो जो
वो रेज जो फाइनली यहां से बाहर आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा इमेज जो बनाई जा रही है उसको मैं इमेजेस मान रहा हूं, ठीक है, इन रेज के द्वारा। अंदर जो हो रहा है उन रेज की इमेजेस को मैं इमेज नहीं मान रहा हूं, क्योंकि वो हमें बाहर से नजर नहीं आ रही है। हालांकि वो सब इमेजेस हैं जिनको मैंने स्मॉल आई से स्मॉल आई 1 स्मॉल आई 2 रिप्रेजेंट किया ना, वो सब भी इमेजेस हैं, बट उसको हम काउंट नहीं करते हैं उनको, ठीक है बेटा। सो विच इमेज इज द ब्राइटेस्ट? सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट। कोई दिक्कत? और ध्यान रखिएगा ये x कहां से है? इस टॉप सरफेस से। यहां से x ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है थिक मिरर, बाकी तो मेरे ख्याल से इसमें कोई खास होता नहीं है। कॉपी हो गया? अच्छा, आप लोगों की हाफ ईयरली कब है? नहीं सर, हाँ, बस स्कूल टीचर्स को भी अभी तक नहीं पता है, तो कहीं हम लोग। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है यार, देखो इस साल क्या है ना बेटा, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, हम लोग 1 तारीख से वी आर प्लानिंग कि हम लोग आपका आपका क्या नाम है, रिवीजन टाइप्स शुरू कर देंगे। क्या बोलते हैं उसको, सॉर्ट ऑफ अ क्रैश कोर्स, जिसमें 11 12 पूरा ही अच्छे से डिटेल में, जितना डिटेल में हम लोग करा सकते हैं उतना डिटेल में रिवाइज कराएंगे क्वेश्चंस के साथ। मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड ही वो रहेगा, वो सिर्फ जेई मेन के हिसाब से फोकस रहेगा। वंस आपका जेई मेन का एग्जाम हो जाए, उसमें अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है देन वी विल थिंक अबाउट नहीं, अगर अच्छा रहेगा तो जेई एडवांस के लिए डेफिनेटली तैयारी करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल हम लोग फ्रॉम 1 अक्टूबर, अगर हमारा 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं भी होता है, वी विल बिगिन दैट कोर्स, ठीक है। यूं समझ लीजिए हमारा जैसे 7 से 8 क्लास चलेगी, सॉरी 4 to, मान लीजिए अगर ऑफलाइन शुरू कर पाते हैं हम कोशिश करेंगे ऑफलाइन शुरू करने का। अगर हम लोग ऑफलाइन शुरू कर पाते हैं देन लेट्स से 4 से 7 आपकी वो क्रैश कोर्स वाली क्लास चल जाएगी, और बचा हुआ जो सिलेबस हो 7 से 8 के बीच में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो 7 से 8 के बीच में अगर लेंगे तो जो सिलेबस आपका 20 अक्टूबर तक कंप्लीट या 15 अक्टूबर तक कंप्लीट होने वाला होगा, वो 31 अक्टूबर तक कंप्लीट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम पुराना वाला रिवाइज कर लेंगे, है ना बेटा। तो इससे क्या होगा कि जो आप लोगों ने जो मिस आउट किया है बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑनलाइन दिस ईयर, उसको हम लोग इजीली कवर कर लेंगे। ऑफलाइन डेफिनेटली ऑनलाइन से तो बेटर ही होता होगा ना, कि नहीं होता है? बेटर है, हाँ, बेटर है सर। बेटर है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको, जैसे ही कोशिश कर रहे हैं 1 तारीख हम लोग क्लास शुरू कर पाए किसी तरीके से, अगर कुछ भी रिलैक्सेशन मिलता है तो कम से कम वी विल मैनेज समथिंग, ठीक है। एंड ऑफलाइन कराते हुए, ऑफलाइन में हम लोग क्रैश कोर्स टाइप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 11th का भी करेंगे 12th का भी करेंगे, क्योंकि इस चक्कर में आप लोगों का 11th भी वीक हो ही गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि ना पढ़ाई हो पाई होगी ना कुछ हो पाया होगा, काफी सारे लोग परेशान होंगे। सो फ्रॉम 1 अक्टूबर हम ऐसा करेंगे, तब तक जितना सिलेबस हो पाता है बढ़िया, नहीं हो पाता है तो देखो, मेरा अगर फिजिक्स में बात है कि अगर हम लोग क्लास रेगुलर लेते रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बचेगा तो मॉडर्न फिजिक्स बचेगा, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में उतना कुछ खास नहीं है फिजिक्स में, और लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो बेटर है कि वो क्रैश कोर्स के टाइम पे अगर हम लोग उसको स्लोली स्लोली करते रहेंगे, तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही वापस से मैं क्रैश कोर्स वाले पोर्शन के आपसे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जो भी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो सब भी मैं करा दूंगा, तो आपका फायदा होगा, ठीक है बेटा। अपन लोग उस पर स्पेशल फोकस रखेंगे अपने मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।
सबसे पहला चीज जो इसमें कुछ भी पढ़ने के पहले पढ़ना है वो ये है कि टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट is traveling from denser to rarer medium। सिर्फ तभी होता है अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम पे में जा रही हो, ठीक है। मतलब कि डेंसर रेयर इंटरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, रेयर डेंसर इंटरफेस पे कभी आपको टीआईआर देखने को नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा ग्लास है और ये एयर। एक लाइट रे ग्लास में इंसिडेंट होती है, ग्लास से इंसिडेंट होती है सरफेस पे कुछ इस तरीके से। ग्लास से एयर में जा रही है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो फिर दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब आपने पढ़ा था कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है, पढ़ा था कि नहीं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली रिफ्रैक्शन तो होता ही है पर साथ ही साथ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होता है। जब हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले थिक मिरर में, 100% लाइट ना कभी रिफ्रैक्ट होगी ना कभी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन भी होगा ही होगा, ठीक है। तो लाइट यहां से आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, यहां चली गई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पे। 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता। मान लीजिए यहां से 100 जूल एनर्जी गई तो क्या होगा, यहाँ पे 80 जूल गया, 20 जूल वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा कुछ होगा। और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है if I increases, intensity of reflected ray increases। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ ओके क्या होता है, मान लेते हैं यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो हम बोलते हैं म्यू साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन आर, ठीक है। दिस इंप्लाइज साइन आर इज इक्वल टू म्यू साइन आई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इफ मैं आई को इंक्रीज करूंगा तो आर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि साइन आई इंक्रीज होगा तो साइन आर इंक्रीज होगा, साइन आर इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा। ऑल्सो आर इज ग्रेटर देन आई, आर जो है आई से बड़ा है कि नहीं। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है ना, क्योंकि साइन आर इज इक्वल टू म्यू साइन आई है, साइन आई से बड़ा है साइन आर, तो आर इज ग्रेटर देन आई। तो क्या हुआ, आई के मुकाबले आर बड़ा भी है और जैसे जैसे आई बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर इंक्रीज भी होता है। क्या हुआ देखिए, जब आई 30 डिग्री था आर 50 डिग्री था, आई 50 डिग्री हुआ आर 80 डिग्री हो गया, आई 55 डिग्री हुआ आर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब अगर आप आई को और बढ़ाओगे 55 डिग्री से बढ़ा के 60 डिग्री कर दोगे तो बेचारा रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगा। कहने का मतलब है यहां से व्हाट इफ म्यू साइन आई इज ग्रेटर देन 1,
और sin i इज ग्रेटर देन 1 by म्यू। अगर sin i 1 by म्यू से बड़ा हुआ तो sin r will be greater than 1. This implies r has no value. ऐसा कोई r एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। Which means Snell's law फॉलो नहीं हो सकता, which means no refraction can take place. इस एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल कौन सा वाला एंगल है? जहां पे sin i इज इक्वल टू 1 बाय म्यू हो जाए, थीटा c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। इफ i इज ग्रेटर देन थीटा c, नो रिफ्रैक्शन कैन टेक प्लेस। इसलिए क्या होगा? 100% लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, क्या है इसके लिए फंडा? क्रिटिकल एंगल कितना है? साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। अब देखो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, मान लेते क्रिटिकल एंगल आपका 60 डिग्री है, तो क्या होगा? अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो 99% लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। ऑलरेडी 59 डिग्री पे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी दैट विल बी अराउंड 90 डिग्री, और बचा हुआ सिर्फ 10% ही रिफ्रैक्ट हो रहा होगा, या हो सकता उससे भी कम रिफ्रैक्ट हो रहा हो। क्रिटिकल एंगल आते ही ऑलमोस्ट सारी रे रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़े में तो पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट कर ही जाएगी। ठीक है, पर जब हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे हमें अजम्पशन कुछ उल्टा लेना होगा। हम क्या मानेंगे कि अगर क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है तो अप टू 60 डिग्री 100% रिफ्रैक्शन होगा, और 60.000001 डिग्री पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, TIR हो जाएगा। समझ में आई बात? ये हमारा अजम्पशन रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है या कम है तब तो पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, और सडनली क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करते ही पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसा हम अज्यूम करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति? ये एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो गलत अजम्पशन है, बट दिस इज व्हाट वी फॉलो। ओके, यस ठीक। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे TIR के, कुछ नेचुरल फिनोमेना देखेंगे और एक आधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम TIR का यूज कहां कहां कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, पर जो मेन 2-3 एग्जांपल्स हैं वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहला तो है आपका एंडोस्कोपी। मेडिकल साइंस में जो भी यूज है सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस है, इसलिए सबसे पहले हम लोग मेडिकल साइंस का यूज देख रहे हैं, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं? मान लीजिए आपके पेट में कोई अल्सर है, या मान लीजिए लंग्स के एंट्री पे या कहीं पर पाइप में कुछ इश्यू है जिसको डॉक्टर देखना चाहता है। एक्सरे से नहीं देख सकते, वो आप डॉक्टर डायरेक्टली देखना चाहता है उसको कि क्या चल रहा है अंदर बॉडी के अंदर। तो क्या करते हैं, आपके थ्रोट से एक ऑप्टिकल फाइबर अब आप बोलोगे सर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले तो फाइबर है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, और दूसरा इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू जो है बड़ा है। आप बोलोगे सर म्यू बड़ा होने की क्या जरूरत है?
तो देखो हमारे पास क्रिटिकल एंगल कितना था, साइन इनवर्स 1/μ। अगर म्यू बड़ा होगा तो क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, TIR के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाई म्यू मतलब क्रिटिकल एंगल स्मॉल, क्रिटिकल एंगल स्मॉल मतलब ज्यादा लाइट TIR कर पाएगी, कम लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। क्या करेंगे हम, उस पाइप को डॉक्टर, आप उस पाइप को पेशेंट के थ्रोट के थ्रू, पाइप नहीं है वो ऑप्टिकल फाइबर है, मैं पाइप की तरह उसे बना रहा हूं क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है मुझे इससे मतलब है, थ्रोट के थ्रू ऐसे लेट से आपके पेट तक पहुंचा दिया है। ऐसा होता नहीं पेट तक पहुंचा, लेकिन भावनाओं को समझो, इस तरीके से पहुंचा दिया। पेट में अल्सर वगैरह उसे देखना है, तो यहां बैठ के वो चेक कर रहा है कि आपके पेट में क्या चल रहा है। तो उसने पाया, क्या हुआ कि कोई लाइट रे इस सरफेस से, ये जो नीचे वाला प्लेन सरफेस है ना, इस प्लेन सरफेस से एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर गई। लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, और देखिए यहाँ पे, देखिए खुद ही देखिए क्रिटिकल एंगल काफी, एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो काफी बड़ा हो जाएगा। फिर लाइट ऐसे गई, ऐसे गई, सारे एंगल बड़े ही हैं, ये एंगल और बड़ा हो गया, ये एंगल भी बड़ा है, ये एंगल भी बड़ा है। तो लाइट क्योंकि सारे एंगल्स बड़े बड़े हैं, क्रिटिकल एंगल से बड़े बड़े हैं, इसलिए रिफ्लेक्ट होते होते, TIR करते करते इस तरीके से आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी, डॉक्टर की आंखों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? और ये देख लेना, अब ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये कहानी सुनाई थी। असलियत में क्या होगा, यहां पर कैमरा होगा, और यहां पर अंदर रोशनी, अंदर लाइट रे कहां से आएगी पेट के अंदर, तो अंदर आपका एक साथ में एक LED बल्ब जाएगा, जिससे कि अंदर थोड़ा रोशनी हो जाए, जिसकी वजह से चीजों को देख पाए। ठीक है, और यहाँ कैमरा से फोटो खींचेगा, डॉक्टर सिर्फ फोटोज देखता है, डॉक्टर आपके मुंह के सामने बैठ के ऐसे ऐसे काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कैमरा का यूज करके हम फोटोज खींचेंगे, वो फोटो देख के डॉक्टर बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्या यूज हुआ, हमारा TIR यूज हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे LED बल्ब है, और TIR का हमने यूज करके पेट के अंदर जो चल रहा है वो देख लिया। ये हमारा एंडोस्कोपी है, नाम याद रखना एंडोस्कोपी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस वर्ड पे। एक आधा बार आपका जो वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम होता है ना 4 नंबर का, वो इस पे आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, एंडोस्कोपी पे। बस बोला कि ऐसा ऐसा किया, बताओ उस प्रोसेस का नाम बताइए, तो जवाब है एंडोस्कोपी। या एंडोस्कोपी लिख दिया, बोला बताइए इसमें कौन सा फिजिक्स का फिनोमेना यूज होता है, तो क्या लिखोगे, TIR। ठीक है, दूसरा जो यूज है, जो बहुत बड़ा यूज है आज के डेट में, उससे ज्यादा कोई भी चीज यूज नहीं हो रही है, वो है टेली कम्युनिकेशन। आप और मैं कांटेक्ट में तो इसी वजह से है, लेकिन टेली कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं कि हम सब ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, लेकिन आपका जो जो कौन सा जनरेशन आ रखा है ना भैया, 5G जो आ रहा है, या जो आपका जो जियो का जो इंटरनेट आ रहा है, वो सब किसका यूज करके आ रहा है, वो इसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके आ रहा है। क्या होता है, जो सिग्नल है उसमें, सिग्नल भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिल्कुल लाइट की तरह, तो सिग्नल को लंबे लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे TIR है, 100% रिफ्लेक्शन है, इसलिए बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक हम सिग्नल को ट्रेवल करवा पाते हैं उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए आजकल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जियो फाई जो है ना उसमें। ठीक है ना, और ये आज से नहीं, मतलब करीब 15-20 साल पहले से ही जियो, रिलायंस नहीं लगाने की कोशिश कर रहा था, एक बार लगाया भी था, फिर फेल हो गया, अब दोबारा लगाया। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है, कुछ नया नहीं है उसमें। सेम प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग कुछ शो पीस वगैरह भी बनाते हैं।
शो पीस या आपका डेकोरेशन के लिए। बेसिकली उसमें क्या फंडा लगा सकते हैं आप सोचिए, आपने एक फ्लावर पॉट बनाया, अच्छा नहीं बना मेरे से, ड्राइंग बहुत बेकार है। ये फ्लावर पॉट है अपना, इस फ्लावर पॉट में आपने क्या किया, खूब सारे पतले पतले ऑप्टिकल फाइबर लगा दिए। मैं सिर्फ 6 बना रहा हूं, और समझ लीजिए 6 के 6 बंडल में चारों तरफ से ऐसे ऑप्टिकल फाइबर लगे हुए हैं। और आपने यहां पर एक एलईडी बल्ब लगा दिया जो अलग अलग कलर का, कभी ब्लू कलर का जलता है, कभी ग्रीन कलर का जलता है, कभी रेड कलर का जलता है। ठीक है, वो जो रेज हैं वो इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ऐसे ही करके निकलेंगी और अल्टीमेटली यहां से निकलेंगी, राइट, यहां से रे निकलेगी, यहां से रे निकलेगी, यहां से रे निकलेगी, यहां से रे निकलेगी। बाहर से देखने में क्या लगेगा आपको कि बल्ब जो है वो यहां पर लगा हुआ है, एकदम छोटा सा, बहुत ही माइन्यूट सा, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा बल्ब होगा नहीं वहां पे, और आपको दिखने में लगेगा क्योंकि वो पॉइंट एकदम ब्राइट चमक रहे होंगे। ठीक है, तो और उसमें भी कलर बार बार चेंज कर रहे होंगे आप लोग, इतना छोटा सा बल्ब उसका भी कलर बार बार चेंज हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं है, बल्ब यहाँ लगा हुआ है, आपको यहाँ से बस लाइट आते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके का शोपीस है, बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था, अब तो मैंने काफी सालों से देखा नहीं इसको, बट पता नहीं क्यों आपके सिलेबस वगैरह में भी, कई बुक्स वगैरह में दे रखा है। तो ये शोपीस में भी आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या टीआईआर का ही प्रिंसिपल यूज हो रहा है इस पर्टिकुलर शोपीस में। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऑब्वियसली टीआईआर के, बट मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। ठीक है, अब कुछ नेचुरल फिनोमेना देख लेते हैं टीआईआर का यूज करके क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टीआईआर में बेस्ड एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, तो हमारा अगला टॉपिक है, ऑप्टिकल फाइबर तो हो गया ना, हाँ, नेचुरल फिनोमेनास बेस्ड ऑन टीआईआर। देखो भैया, बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, रिफ्रैक्शन भी बहुत सारे मिलेंगे, और बुक से देख लेना यार, कि मतलब अपैरेंट डेप्थ कम हो जाता है, स्टिक मुड़ा हुआ रहता है, दिन की लंबाई बड़ी हो जाती है, ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, 12th में फिर से देखना है, एक बार बुक से पढ़ लेना, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। तो नेचुरल फिनोमेनास बेस्ड ऑन टीआईआर, इसमें जो पहला नेचुरल फिनोमेना टीआईआर बेस्ड हमें पढ़ना है वो है मिराज। मिराज का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने, क्लास 10th में पढ़ा भी था आप लोगों ने। मिराज, मिराज जानते हो क्या होता है? हाँ देखो, मिराज का हाँ लिटरल मीनिंग होता है इल्यूजन। लिटरल मीनिंग क्या होता है? इल्यूजन। मतलब कोई चीज, जैसे कई लोग कहते हैं प्योर हैप्पीनेस इज अ मिराज, कुछ निगेटिव लोग ऐसी बातें बोल सकते हैं कि हर कोई खुश रहे पूरी दुनिया में, सब कोई, हर कोई खुश रहे जीवन भर, ये सिर्फ एक मिराज है, इल्यूजन है, रियल लाइफ में अचीव नहीं किया जा सकता। इस तरीके से ही अंग्रेजी में इसका वर्ड, इस वर्ड का यूज होता है मिराज का, इन प्लेस ऑफ इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन जो हमें लगता है कि रियल है, मतलब जो हमको लगता है अचीवेबल है, कुछ ऐसा इल्यूजन जो हमें लगता है अचीवेबल है। तो मिराज बेसिकली अपने हिंदी में इसका नाम बहुत अच्छा है, वो है मृग तृष्णा हिरण की प्यास। क्या है? आप लोगों ने इसको जरूर नोट किया होगा, पहले तो ये सिर्फ डेजर्ट्स में देखने को मिलता था, पर आजकल शहर के बीच में मिल जाता है, क्योंकि हम लोगों ने दुनिया की हालत ऐसी कर दी, इतनी सारी सड़कें बना दी है, खासतौर से हाईवेज पे जरूर मिलता है। शहर के अंदर तो नहीं देखने को मिलता क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, बट हाईवेज पे इजीली दिख जाता है ये मिराज, गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उससे पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि टेम्परेचर अर्थ के सरफेस के पास में ज्यादा होता है या हाइट पे ज्यादा होता है? मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे अपना, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इसमें डिक्रीज करें। डिक्रीज करेगा। क्यों? हम तो सन के पास जा रहे हैं ना, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना।
अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो सन के पास जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज कैसे हो जाएगा? ये बचपन में पढ़ा आप लोगों ने सोशल स्टडीज में, ज्योग्राफी में। क्या है आपका जो अर्थ है, अर्थ पे जो सनलाइट पड़ी, अर्थ पे जो सन से हीट आके गिरी, तो अर्थ गर्म हुआ, जिसकी वजह से अर्थ ने अपने एटमॉस्फेयर के नीचे वाले एयर को गर्म किया, ऊपर वाला एयर उतना गर्म नहीं। इस वजह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, नीचे अर्थ के सरफेस की वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है, अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस है उसके बेस पे टेम्परेचर में चेंज आता है। सन से जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर ऊपर जाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर चले जाओगे तो ऐसा नहीं कि सन के बहुत पास में चले जाओगे कि सन से उसका कोई फर्क पड़ जाए, सन से डिस्टेंस में कोई सिग्निफिकेंट फर्क हो जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 100 मीटर में, 200 मीटर में, इवन 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में भी। ठीक है, फर्क कहां पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब आप, फर्क इसमें पड़ेगा जो आपका अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है उसमें। तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊपर टेम्परेचर कम होता है। अब मान लीजिए गर्मी का मौसम है, ये सड़क है अपनी, आप सड़क मत लिखना, डेजर्ट लिखना, ठीक है। ये अपनी रोड है, आप यहां से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हो, इधर इधर आप खड़े हो, यहां सामने मान लो एक कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। क्या होगा, यहां पर एयर की लेयर्स है, नीचे वाली लेयर ज्यादा गर्म है, ऊपर वाली लेयर थोड़ी कम गर्म है, थोड़ी और ऊपर वाली लेयर थोड़ी और गर्म है और कम गर्म है, इसके एक और ऊपर वाली लेयर और ठंडी है, इसके एक और ऊपर वाली लेयर थोड़ी और ठंडी है। ठीक है, अब लाइट का बिहेवियर कैसे होगा? लेट्स से लाइट जो है इस पॉइंट से आ रही या इस पॉइंट से आ रही, लेट्स से लाइट यहां से जो कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ये कोल्डर एयर से हॉटर एयर में गई। अब जो हॉट एयर होता है वो रेयरर होता है, कोल्ड एयर डेंसर होता है। डेंसिटी और यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी साथ साथ चल रहे हैं, तो हॉट एयर रेयरर है, कोल्ड एयर डेंसर। इस वजह से क्या होगा, जब लाइट यहां पे आई तो इट हैज मूव फ्रॉम denser medium to rarer medium, so it will bend away from normal, again away from normal, again away from normal। और यहां जाते जाते आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना इंक्रीज हो गया कि अब यहां पर TIR हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, अब यहां पे TIR होगा, तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर गई। फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लेट से यहां पर आप खड़े होकर देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, उस पेड़ की इमेज यहां पे आपको ऐसे बनते हुए नजर आएगी। समझ में आया? तो बेसिकली आपको इस एयर में इमेज नजर आएगी पेड़ की, तो आपको लगेगा अरे सड़क के ऊपर इमेज कैसे बन रही है, पक्के से यहां पानी रखा हो। समझ में आई बात? वो बेसिकली आपको चमकता हुआ नजर आएगा, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको लगेगा चमक रहा है बिल्कुल पानी की तरह। इमेज जो बनेगी धुंधली सी बनेगी, तो वैसी इमेज बनेगी जैसे कि पानी के सरफेस पे बनती है। धुंधली सी क्यों बनेगी? क्योंकि यार एयर है, ग्लो करती रहेगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, कभी इमेज कहां नजर आएगी, कभी इमेज कहां नजर आएगी, धुंधली सी इमेज होगी।
सो बिल्कुल वैसी इमेज होगी जैसे पानी बनाता है, इसलिए आपको देख के क्या लगेगा, आपको देख के लगेगा कि ये एक क्या बोलते हैं, ये एक इमेज है, मतलब यहाँ पे बीच में पानी रखा होगा। आपका दिमाग आपको बताएगा कि क्योंकि यहाँ इमेज बन रही है, वो चमक रहा है, इसलिए वहां पे पक्के से पानी रखा होगा रोड पे। जब आगे बढ़ोगे देखोगे वहां पानी नहीं है, और आगे बढ़ोगे देखोगे वहां पे पानी नहीं है। मतलब जैसे जैसे पास में जाते होगे आपको लगेगा पानी और आगे है, फिर आगे, फिर जब पानी की लोकेशन पहुंचोगे आपको लगेगा पानी और आगे। तो बेसिकली जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे आपको जो चमकने वाला जो स्पॉट है जहां पे आपको लग रहा है पानी पड़ा हुआ है, वो भी साथ साथ शिफ्ट करता जाएगा, और आप कभी पानी को पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि पानी है ही नहीं, वो सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ एक मिराज है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सो मिराज कैसे फॉर्म होता है? रिफ्रैक्शन, TIR रिफ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग समझदार हैं, एक बार कच्चा खाएंगे, दो बार कच्चा खाएंगे, तीसरा बोलेंगे कुछ गड़बड़ है, छोड़ो। हिरण को प्यास लगी थी, उसको पानी आगे नजर आता जा रहा था जंगल में, वो चलता गया चलता गया चलता गया, और पानी कभी मिला ही नहीं, वो चला जाएगा पूरे तरीके से। ठीक है, सो इस वजह से हमने इसका नाम क्या दिया? मृग तृष्णा। ठीक है, इसी पानी को ढूंढते ढूंढते हिरण कई बार परलोक से धार जाता है, इसलिए हमने इस मिराज का नाम दिया है मृग तृष्णा। क्लियर है मिराज क्या होता है? हाँ सर। सेकंड एप्लीकेशन है आपका रेनबो में। हालांकि रेनबो में आपका डिस्पर्जन भी यूज होता है TIR के साथ साथ। रेनबो बनता है TIR डिस्पर्जन प्लस TIR। देखो मैंने डिस्पर्जन 12th में नहीं पढ़ा है, बट आप लोग क्लास 10 से पढ़ के आए हो कि प्रिज्म के ऊपर अगर व्हाइट लाइट आके इंसिडेंट होती है तो इसमें ब्लू और रेड और बाकी सारे कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना? इधर वॉयलेट, ऊपर रेड, इस तरीके से ये रेस, ये सॉरी, ये जो कलर्स हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं इस, और हम एक आर्टिफिशियल रेनबो देख सकते हैं। रियल रेनबो कैसे बनता है? इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। पता है नहीं तो आपको? अब सोचिए, सोचिए जस्ट, यहां पर सन है, यहां पर लेट्स से आपका पानी का ड्रॉप रखा हुआ है, ड्रॉपलेट है, वैसे तो स्फेरिकल बनाना चाहिए बट फिर भी मैंने आप लोगों को प्रिज्म से कंपेयर कराने के लिए ऐसा बना दिया। तो जब सनलाइट यहां से आई तो इस तरीके से डिस्पर्स हो गई लाइट्स, नीचे वॉयलेट, इधर रेड, है ना? तो आप यहां खड़े हो गए तो आपको रेनबो नजर आएगा क्या? नहीं नजर आएगा। स्क्रीन थोड़ा ना जो स्क्रीन पे देख के आपको नजर आ जाए। क्या होगा? आपको यहां से वॉयलेट नजर आएगा, सॉरी यहां से आपको ग्रीन नजर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो ड्रॉपलेट होगा उससे आपको वॉयलेट नजर आएगा, है ना? इसके नीचे जो होगा उससे आपको रेड नजर आएगा। तो बेसिकली आपकी आंखों को क्या दिखेगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, आपकी आंखों को दिखेगा इधर रेड है, इधर ग्रीन है, इधर वॉयलेट है। आपको इस तरीके का रेनबो नजर आएगा आपकी आंखों को। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इस ड्रॉपलेट से वॉयलेट नीचे गया है, रेड ऊपर आया है, मतलब वॉयलेट वर्टिकल के साथ ज्यादा एंगल बनाते हुए आया, इसलिए आपकी आंखों को जो वॉयलेट कलर है आपकी आंखों के साथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ ज्यादा एंगल पे नजर आएगा वॉयलेट, या ऐसा दिखना चाहिए, और रेड कम एंगल पे दिखेगा, और ग्रीन ऑब्वियसली दोनों के बीच के एंगल पे दिखेगा। तो आपको विबग्योर ऊपर से नीचे दिखेगा। ठीक है, पर ये नहीं, जब आप प्रैक्टिकली ऐसा करने जाओगे तो ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि जो भी रेनबो का ब्राइटनेस होगा वो सन की ब्राइटनेस के मुकाबले बहुत कम होगा, इसलिए वो आपको कभी प्रैक्टिकली दिखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है? रेनबो का फॉर्मेशन में ऑब्वियसली डिस्पर्जन तो यूज होगा ही, पर कुछ ऐसा होता है। वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं तो ऑब्वियसली स्फेरिकल होंगे, जो मैं ड्रॉ कर रहा था वैसा तो नहीं होगा। लेट से सनलाइट जो है वो हॉरिजॉन्टली आएगी, तो इधर वॉयलेट, इधर रेड। यहां पर क्या हुआ ना, एंगल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लाइट जो है वो TIR कर जाएगी। तो ये आपका वॉयलेट आया, ये आपका रेड आया। आपको अब फिर से वॉयलेट कम एंगल पे नजर आ रहा है, रेड ज्यादा एंगल पे, सॉरी वॉयलेट ज्यादा एंगल पे नजर आ रहा है, रेड कम एंगल पे नजर आ रहा है। सन इधर है, आप यहां से देखोगे सन पीछे रह जाएगा, तब आपको हमेशा रेनबो नजर आएगा। कभी भी सन के सामने बगल में रेनबो नजर नहीं आता, सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो नजर आता है। आपको रेनबो हमेशा तब नजर आता है जब सन आपके पीछे हो। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि सन के सामने रेनबो नहीं बन सकता, रेनबो की ब्राइटनेस सन के सामने खत्म, दिखेगी ही नहीं रेनबो, इसलिए रेनबो हमेशा सन से उल्टी तरफ नजर आता है। और इसके लिए आपको TIR की जरूरत है, बिना TIR के ऐसा होगा ही नहीं। क्लियर? क्लियर या नहीं? Yes, sir. पक्का? तो रेनबो में क्या क्या यूज होता है? TIR एंड डिस्पर्जन दोनों यूज होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, दो यूज हो गए, दो एप्लीकेशन हो गए, नेचुरल, दो नेचुरल फिनोमेना हो गए। तीसरा नेचुरल फिनोमेना है जो उतना आपके सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं, बट क्वेश्चन आ चुका है इस पे। उसका नाम है लूमिंग। लूमिंग जस्ट इनवर्स ऑफ मिराज सीन इन सी। समुद्र के ऊपर दिखता है, सीन अबव सी। क्या होगा यहां पर समुद्र के केस में? नीचे पानी होगा, ऑब्वियसली पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे, और जैसे ऊपर जाओगे पानी के ड्रॉपलेट्स कम होते जाएंगे। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि नीचे ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। नीचे डेंसर है, ऊपर रेयरर है। मिराज के केस में क्या देखा था, नीचे रेयरर था, ऊपर डेंसर था। तो ऊपर जाते जाते म्यू जो है डिक्रीज होगा, नीचे म्यू ज्यादा है, ऊपर म्यू कम है। अब ऐसे में क्या होगा, लेट से ये समुद्र का लेवल है, बीच में ये आपका कोई टापू है। टापू समझते हो ना? टापू नहीं जानते, क्या बोलते हैं उसको? आइलैंड है। यहां पर आपकी बोट है, और यहां पे आपके एनिमी की बोट है। ठीक है, क्या होता है बेटा, लाइट जो है वो जस्ट मिराज का उल्टा बिहेवियर करेगी, क्योंकि ऊपर रेयर है, नीचे डेंसर है। और लाइट यहां से कुछ इस तरीके से होते हुए यहां पहुंच जाएगी। यहां बीच में TIR हुआ है, समझ में आई बात? जैसे मिराज में लाइट नीचे से आई थी, इसमें लाइट ऊपर से आएगी। तो इवन दो बीच में आपका माउंटेन है या कुछ भी आपका आइलैंड है, ये बोट यहां से नजर आ जाएगी, ऑब्वियसली ये वाली बोट भी यहां से नजर आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इट हैपेंस ड्यू टू लूमिंग। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो इसके एप्लीकेशंस हो गए। चैप्टर आज भी टाइम क्लास का खत्म हो गया, चैप्टर खत्म नहीं कर पाया मैं। चलो ठीक है, सम प्रॉब्लम्स ऑन TIR नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन टीआईआर। टीआईआर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर प्रिज्म भी कल ही खत्म, नेक्स्ट क्लास में ही खत्म कर। नेक्स्ट क्लास कल है क्या आपकी? नहीं सर, कल केमिस्ट्री है। कल केमिस्ट्री, कल फिजिक्स नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिज्म भी खत्म कर लेंगे, सिर्फ लेंस बचेगा और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेगा उसके बाद आपका इस रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज जेईई मेन एंड नीट, ठीक है। जे एडवांस में भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है इनकी, तो ध्यान से इन टॉपिक्स को कभी भी इग्नोर मत करिएगा।